हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे बीए पार्ट 3 के पेपर 8 में, जिसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास पढ़ा रहे हैं। इस सिलेबस के हमने 2 यूनिट्स कवर कर लिए हैं। पहले यूनिट में हमने भारतीय राष्ट्रीय जागरण पढ़ा था, उसके बाद हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसकी उत्पत्ति, कारण और उसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान पढ़ा था, और उसके बाद आज हम इसकी यूनिट 3 पढ़ेंगे। उससे पहले कि मैं ये लेक्चर शुरू करूं, आप सभी को बता दूं कि ये लेक्चर सीरीज ना केवल बीए पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को भी ये उतना ही बेनिफिशियल है जितना कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस कंपाइल की गई है जिस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलेंगे। तो आप हमारी इस लेक्चर सीरीज को फॉलो करते जाइए और हर एग्जाम आराम से पास कर लेंगे। तो देखिए, हम शुरू करते हैं हमारी यूनिट 3, जिसमें कि चरमपंथी व नरमपंथी आंदोलन के बारे में कहा गया है। इसकी कार्यप्रणाली क्या है, सिद्धांत क्या है और यह क्या आंदोलन था, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आप सबसे पहले की टर्म समझ लीजिए कि जो नरमपंथी हैं उनको उदारवादी, मॉडरेट्स या लिबरल्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे समझने से पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिए कि भारत को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो कि हम पिछले सिलेबस में कवर कर चुके हैं, आप याद रखिएगा सारी चीजें। तो उस कांग्रेस में ये एक ऐसा राष्ट्रव्यापी संगठन था जिसमें सारे धर्म, जाति, विचारधारा, प्रांतों के लोग शामिल थे, और कांग्रेस एक ऐसे संगठन के रूप में उभरी जिसने हर तरह के लोगों को अपने साथ समाहित करने की कोशिश की। उसी कांग्रेस में जितने भी लोग थे, नेता थे, वो जो कार्यकर्ता थे, इन सभी के जो शुरुआती दौर को, यानी कांग्रेस जब स्थापित हुई थी 1885 में, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे जो 1985 लिखा हुआ है इसको आप 1885 कर लीजिएगा। तो जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तब से लेके और 1905 तक के काल को, ये 1905 तक का जो काल है, इसे उदारवादी युग का काल कहा जाता है। ठीक है, यानी ये उदारवादी आंदोलन का समय था। फिर उदारवादी यानी नरमपंथी, आप ये भी हमेशा दिमाग में रखेंगे कि जब हम नरमपंथी, मॉडरेट्स या उदारवादी या लिबरल बोल रहे हैं तो हमारा मीनिंग एक ही है। फिर आप उस समय के कुछ बड़े बड़े नेताओं के नाम देख लीजिए कि उदारवादी नेता कौन कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, आनंद मोहन बोस, उमेश चंद्र बनर्जी एक्सेट्रा। तो ये लोग जो थे, ये उस समय के उदारवादी नेता थे जो कांग्रेस के सदस्य थे। और अब इसे उदारवादी क्यों कहा जाता है, ये देखिए। उदारवादी नेता क्योंकि ब्रिटिश जो प्रशासन था, ब्रिटिश जनता थी, ब्रिटिश लोग थे, उनके जन्मजात नेतृत्व में आस्था रखते थे कि जो ब्रिटिश हैं वो एक तरीके से उनका जन्म ही नेतृत्व करने के लिए हुआ है, तो वे इस चीज में आस्था रखते थे, मानते थे इस बात को। फिर ब्रिटिश लोकतंत्र में विश्वास। अब उस काल में ब्रिटिश जो लोकतंत्र था वो उस समय में स्थापित किया हुआ एक बहुत ही क्लासिकल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता था। तो इस तरीके से जो ब्रिटिश लोकतंत्र था वो अपने आप को बहुत ही सुपीरियर दिखाता था। तो जो उदारवादी नेता थे वो उस ब्रिटिश लोकतंत्र के होने में विश्वास करते थे और वो उसे बहुत अच्छा समझते थे। तो इस तरीके से भी उनका विश्वास इसमें बना हुआ था। फिर ब्रिटिश शासन को वो भारत के लिए एक तरीके से वरदान मानते थे।
तो ब्रिटिश शासन को वरदान मानने के कारण उनको लगा कि ब्रिटिश शासन से हमारे देश को अल्टीमेटली फायदा ही हो रहा है। तो उदारवादी नेताओं की ब्रिटिश प्रशासन में जो आस्था और गहरा विश्वास बना हुआ था, उनकी जो उदार नीतियां थी, उस वजह से इनको उदारवादी कहा जाता है कि ये बहुत ही नरम नीतियों को अपनाते थे, ये बहुत मॉडरेट्स थे। तो नेक्स्ट देखते हैं, नरमपंथी अर्थात उदारवादी राष्ट्रवादियों की कार्यप्रणाली, सिद्धांत एवं आंदोलन क्या था। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन, जो आपको बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी तरीके का पूछा जाएगा एग्जाम में, कि जो उदारवादी राष्ट्रवादी आंदोलन था उसकी कार्यप्रणाली क्या थी, उसके सिद्धांत क्या थे और उन्होंने क्या क्या आंदोलन किए। तो आपको सबसे पहले मेंशन करना है कि 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो उदारवादी राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने कांग्रेस के माध्यम से, कांग्रेस संगठन के माध्यम से इन्होंने क्या किया, काम करते हुए सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। यानी जो सरकार से जो चाहते थे, प्रशासन में बदलाव, समाज में सुधार या किसी भी अन्य नीति के अंदर चेंज चाहते थे, तो ये उसकी मांग को लिखित रूप में अनुनय, विनय और एक तरीके से प्रार्थना पत्र वगैरह लिख के और सीधा प्रशासन से मांग करते थे और फिर प्रशासन उसके ऊपर एक्शन लेता था। यानी बहुत ही इनके जो तरीके थे वो संवैधानिक थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि संवैधानिक तरीके थे। संवैधानिक तरीकों को अपनाते हुए इन्होंने अपनी कार्यप्रणाली बनाए रखी। नेक्स्ट चलते हैं, नरमपंथी अर्थात उदारवादी जो राष्ट्रवादी थे, उनकी कार्यप्रणाली, सिद्धांत एवं आंदोलन। फिर जब आप लिखेंगे तो आप ऐसे पॉइंट वाइज इसका आंसर बनाएंगे अपनी कॉपी में। तो इसको पढ़ लेते हैं। तो इनकी कार्यप्रणाली, सिद्धांत और आंदोलन क्या था, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है ब्रिटिश सरकार के प्रति गहरी निष्ठा। जो उदारवादी युग के भारतीय नेता देशभक्त होने के साथ साथ वो बहुत अच्छे विद्वान भी थे और साथ ही वे ब्रिटिश शासन और अंग्रेजी संस्थाओं, भाषा, सभ्यता, साहित्य इत्यादि के प्रशंसक भी थे। तो इस प्रकार से इन्होंने ब्रिटिश शासन को वरदान और उपकार के रूप में देखते थे। तो प्रमुख उदारवादी नेता जैसे दादा भाई नौरोजी का हमने पीछे जिक्र किया था, ये कहते हैं कि हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम प्रारंभ से अंत तक ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रहे हैं। हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने हमें लाभान्वित किया है। तो इस तरीके के इनके विचार होते थे। ये इसमें गहरी इनकी निष्ठा होती थी ब्रिटिश शासन में। फिर है पाश्चात्य शिक्षा व सभ्यता के पोषक। तो उदारवादी राष्ट्रवादी नेता जो थे वे पाश्चात्य शिक्षा में बहुत अधिक रुचि लेते थे। वे पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति को बहुत उच्च कोटि का मानते थे और वे पश्चिमी जगत की संस्कृति सभ्यता को पथ प्रदर्शक स्वीकार कर चुके थे। तो उमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा भारत में भारतीयों के लिए वरदान है। तो वो इसे एक तरीके से वरदान समझते थे। फिर है नेक्स्ट 3 कि अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास। देखिए ये कहते हैं कि जैसे लॉर्ड लिटन जो उस वक्त थे, वो बहुत ही उन्होंने दमनात्मक नीतियां अपनाई और इल्बर्ट बिल एक उस समय में आया था, वह विवाद हुआ और ब्रिटिश समाचारों का कांग्रेस के विरुद्ध बोलना। तो समय समय पर जाति विभेद के आधार पे प्रतिष्ठित भारतीयों का अपमान इत्यादि होने के बाद भी जो उदारवादी थे वो अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। वो सोचते थे कि हम इन सब चीजों के खिलाफ जब शिकायत दर्ज करेंगे तो उस शिकायत पे न्यायप्रियता के कारण अंग्रेज जरूर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे। तो उनका विश्वास था कि अंग्रेज स्वभाव से न्यायप्रिय होते हैं। इस तरीके से ये इसमें भी इनका बहुत गहरा विश्वास था उदारवादी नेताओं का। नेक्स्ट देखते हैं चौथा पॉइंट, ब्रिटेन के साथ संबंध भारत के हित में। तो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक नेताओं की मान्यता थी कि ब्रिटिश शासन ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, साहित्य, यातायात, संचार, न्याय, स्थानीय स्वायत्त शासन, शांति व सुरक्षा के रूप में भारत को
एक प्रगतिशील सभ्यता प्रदान की है। वो ये मानते थे कि भारत की अगर प्रगतिशील सभ्यता है तो वो हमें यहाँ से मिली, वो ब्रिटेन से मिली है, हमको ब्रिटिशर्स ने दी है, ये मानते थे। फिर कहते हैं क्रमिक सुधार में विश्वास। उदारवादी राष्ट्रीय नेताओं ने स्वीकार किया कि एकदम ही पूर्ण प्रतिनिधित्व शासन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता, कि एकदम से अंग्रेज चले जाएं और हमें बिल्कुल प्रतिनिधित्व शासन दे दे, लोकतंत्र दे दे। लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास क्रमिक और धीरे धीरे रूप से होना चाहिए, इस चीज में उनका विश्वास था। वो अचानक से जो आमूलचूल परिवर्तन होता है, क्रांतिकारी परिवर्तन, पूर्ण स्वतंत्रता, इस तरीके की जो एक्सट्रीम यानी जो बहुत ही चरमपंथी विचारधारा के लोगों का विचार था, उसमें विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट है राजनीतिक सुशासन की प्राप्ति। तो उदारवादियों का अल्टीमेटली अंतिम लक्ष्य जो था वह सुशासन की प्राप्ति था, लेकिन यह सुशासन वो किसके अंदर देखते थे? वो कहते थे ऊपर तो ब्रिटिश प्रशासन होना चाहिए, नीचे हमारा स्वशासन होना चाहिए। तो ब्रिटिश प्रशासन के नीचे इन्होंने देखा कि हम अपना स्वशासन प्राप्त कर लें। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में और 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन की बात कही थी, लेकिन उनका स्वशासन एक तरीके से कांग्रेस के अंदर ही अंतर्निहित था, इस तरीके का स्वशासन की ये बात करते थे। फिर नेक्स्ट देखते हैं साम्राज्यवाद का आर्थिक विवेचन। तो उदारवादी नेताओं ने अंग्रेजी शासन के आर्थिक शोषण के तीनों रूपों यानी व्यापार के माध्यम से, वित्त के माध्यम से, उद्योगों के माध्यम से इन्होंने जो हमारा शोषण किया है, इन्होंने इसकी भी निंदा करी थी, इसका विवेचन किया था। इतना इन्होंने किया कि बहुत ही उदार रहते हुए इन्होंने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण के बारे में लिखा, जिसमें सबसे मेन नाम जो लिया जाता है वो इनका लिया जाता है, दादा भाई नौरोजी का। ये आप याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी इन्होंने आर्थिक विकास का एक सिद्धांत दिया था, जिसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इनकी थी कि धन के निष्कासन का सिद्धांत, किस तरीके से अंग्रेजों ने देश से पूरा धन निकाल के और पूरा ब्रिटिश साम्राज्य को पहुंचा दिया, और भारत को किस तरीके से अंग्रेजी साम्राज्य ने आर्थिक पतन की ओर अग्रसर किया, इसका सिद्धांत इन्होंने दिया था, अब याद रखेंगे। फिर संवैधानिक साधनों में विश्वास। उदारवादी जो थे वो हिंसा और संघर्ष के एकदम विरुद्ध थे। वो कहते थे हिंसा से कुछ नहीं मिल सकता, हमें जो भी काम करना है वो संवैधानिक साधनों के साथ करना है। वह संवैधानिक उपायों के द्वारा ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति में विश्वास रखते थे। अब देखिए संवैधानिक उपाय क्या थे? ये प्रार्थना पत्र लिखते थे, स्मृति पत्र लिखते थे, प्रतिनिधि मंडल बना के और ये ब्रिटिश प्रशासन के पास जाते थे और अपनी बात सामने रखते थे। तो ये इनकी प्रमुख नीतियां थी, ये इनकी नीतियां थी। तो नेक्स्ट देखते हैं कि उदारवादियों की आलोचना या कमजोरियां क्या थी। इसमें देखिए उदारवादी जो थे अल्टीमेटली अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल हुए थे। उन्होंने उनके जो उद्देश्य थे वो थोड़े सीमित माने जाते थे, और इन्होंने जो पूर्ण स्वराज की मांग थी वो कभी नहीं की थी। वो हमेशा उपनिवेशों की भांति मतलब जन प्रतिनिधित्व पूर्ण संस्थाओं की मांग करते थे। वो कहते थे कि ठीक है अगर ब्रिटिश उपनिवेश हम बने रहें तो ठीक है, लेकिन हमें बस जन प्रतिनिधित्व पूर्ण संस्थाएं बना दीजिए, आप हमें मोर रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, तो हम उसमें भी सेटिस्फाइड हैं। फिर था जनसंपर्क का अभाव। तो उदारवादी जो थे वो बुद्धिजीवी थे और सोसाइटी के बहुत ही पढ़े लिखे और संभ्रांत वर्ग से ताल्लुक रखते थे। तो उस वजह से क्या कि सामान्य जनता पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सके, वो जनता से सीधे नहीं जुड़े हुए थे, वो बहुत ही इलीट क्लास से बिलोंग करते थे। तो इस तरीके से ये भी इनकी एक कमी है, कमजोरी है। फिर है आत्मत्याग की भावना का अभाव। अब ये एलिगेशन इनके ऊपर जो लगाते हैं वो इनके बाद वाले जो गरमपंथी नेता थे यानी जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने इनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया है
कि ये लोग जो हैं देशभक्त तो थे, राजभक्त थे, राष्ट्र का निर्माण भी करना चाहते थे, लेकिन ये त्याग, बलिदान और कष्ट सहने की शक्ति नहीं रखते थे। जैसे कि लाला लाजपत राय, यंग इंडिया इनका एक पत्र था, उसमें लिखे कि उदारवादी आंदोलन लंगड़ा और न ही राजनीतिक आंदोलन था। यह स्वतंत्रता की मांग तो करता था किंतु बलिदान पर आधारित नहीं था। ये लाला लाजपत राय ने इनके बारे में कहा कि इनका जो आंदोलन था एक प्रकार से लंगड़ा था और यह राजनीतिक आंदोलन था ही नहीं। ये बस स्वतंत्रता की मांग करता था लेकिन बलिदान नहीं दे सकता था। तो जो बलिदान नहीं दे सकता आंदोलन, वो कुछ प्राप्त भी नहीं कर सकता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन के आधार को समझने में इनसे बड़ी चूक हो गई कि ब्रिटिश शासन जो थे वो मूलतः भारत का आर्थिक शोषण करना चाहता था और उदारवादियों को लगा कि ये हमारे लिए वरदान है, तो इन्होंने ब्रिटिश शासन के आधार को ही गलत समझ लिया था। फिर उदारवादी ये नहीं समझ सके कि उदारवादियों के साधन प्रभावहीन थे। वो कितनी भी प्रार्थना पत्र लिख लें, कितनी भी प्रतिनिधि मंडल बना लें, अंग्रेज उनकी बात नहीं सुनते थे अगर उनका हित प्रभावित होता था। तो उनके साधन एक तरीके से प्रभावहीन हो जाते थे। याचना, प्रार्थना पत्र, प्रशासनिक सुधारों को की एक तरीके से भीख मात्र इनको समझा गया कि ये सब एक तरीके से भीख है। जो गरमपंथी नेता थे उन्होंने इसको भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। फिर पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति में गहरी आस्था के कारण उदारवादी कभी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कोई कठोर कदम भी नहीं उठा पाए। तो ये थी इसकी मुख्य आलोचना कि उदारवादियों ने जहां कांग्रेस के शुरू के काल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को उठा दिया और जनता में एक जागृति की भावना पैदा करी, तो वही इनकी ये आलोचना भी होती है कि वो अपने इन जो उदारवादी नीतियों के कारण से बहुत हद तक सफल नहीं हो सके। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि उदारवादियों की आलोचना हुई है तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अल्टीमेटली ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम को शुरू की आधारशिला प्रदान करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इनका अल्टीमेटली जो योगदान है वो बहुत बड़ा है, जो कि कंसिडर किया जाना चाहिए हिस्ट्री में। तो देखिए हम इनका योगदान देख लेते हैं कि योगदान क्या था। सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक न्याय। तो उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी जैसे मुख्य अर्थशास्त्री थे। तो इन्होंने आर्थिक स्थिति पर, जो साम्राज्यवाद की वजह से जो स्थिति हमारे देश की हो गई थी, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई थी, उसको इन्होंने सिद्धांत रूप में प्रस्तुत किया। बाकायदा इसका पूरा इन्होंने थ्योरी प्रतिपादित की थी, जिसे कहा जाता है धन के निष्कासन का आर्थिक सिद्धांत। तो भारत के आर्थिक शोषण की ओर जनता का इन्होंने ऐसे ध्यान आकर्षित किया। परंपरागत हस्तशिल्प की विनाशकारी नीतियों की निंदा भी की और भारत में स्थानीय उद्योगों को वित्तीय सहायता देने का सुझाव दिया। स्वदेशी का प्रचार किया, आयात पर सीमा शुल्क खत्म करने व भू राजस्व की वृद्धि को कम किए जाने के भी इन्होंने प्रयास किए। तो इस तरीके से दादा भाई नौरोजी का भी बहुत बड़ा योगदान है भारत के राजनीतिक आंदोलन में ही नहीं बल्कि अर्थशास्त्र में भी। उसके बाद हम भारतीय समाज को एकता के सूत्र में संगठित करना, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उदारवादियों ने उस समय भारतीय तत्वों को एकत्र कर एकता के सूत्र में पिरो दिया था, जो कि बिखरे हुए थे, उनका आपस में कोई संपर्क नहीं था। तो एक तरीके से जब भारत में कहीं कोई आंदोलन नहीं नजर आ रहा था, सब लोग इधर उधर अपनी अपनी शक्ति को वेस्ट कर रहे थे, वहां इन्होंने एक धारा प्रदान की, एक दिशा प्रदान की कि स्वतंत्रता की तरफ एक दिशा निर्देश जारी किया। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पॉइंट है ब्रिटिश शासन के दोषों को उजागर करना। उदारवादी नेताओं ने नौकरशाही की बुराइयां बताने के क्रम में भारतीय जनता के समक्ष विदेशी शासन के दोषों को भी स्पष्ट किया। उस समय में जब कोई अंग्रेजों के खिलाफ बोल नहीं रहा था, उस समय अंग्रेजों की नीतियों के विरोध में प्रार्थना पत्र, समाचार पत्र इत्यादि में प्रकाशित करके और उस वक्त के उदारवादी नेताओं ने ही
उन दोषों को सामने लाया था। फिर है समाज सुधार। तो उदारवादियों में जैसे रानाडे जैसे समाज सुधारक नेता थे जो कि समाज के सुधार के समर्थक थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पुनर्विवाह, विधवा विवाह हेतु संघ की स्थापना की, महिला सशक्तिकरण को सामाजिक प्रगति, राजनीतिक मुक्ति का आधार बनाया। और दूसरी ओर दादा भाई नौरोजी ने मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग की स्थिति में सुधार के सुझाव दिए। तो ये इनका काम था। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता। तो उदारवादियों ने सबसे ज्यादा ये धर्मनिरपेक्षता का विचार प्रस्तुत किया। जैसे कि गोखले आदि सभी विद्वान धार्मिक संकीर्णता से ऊपर उठ के हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन करते थे और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते थे। तो आप जानते ही होंगे कि जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। तो गांधी जी ने जो हिंदू मुस्लिम एकता का जो सिद्धांत हमेशा अपने जीवन में लागू किया और उन्होंने हमेशा सहिष्णुता का पालन किया, वो इन्होंने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से लिया था। नेक्स्ट चलते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम के द्वारा देखिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है उदारवादी आंदोलन की, तो आप इसे याद रखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका और प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई और इस अधिनियम के समय से ही भारतवर्ष में मंत्रिमंडलीय शासन का आरंभ माना जाता है। पहली बार बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार भी इसी के बाद मिला। प्रत्यक्ष चुनाव की परंपरा प्रारंभ हुई और देश के वैधानिक दिशा में यह प्रगतिशील चरण था। तो ये इसमें बहुत सारे फैक्ट्स पूछे गए जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि मंत्रिमंडलीय शासन कब शुरू हुआ, पहली बार बजट पर बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला। तो आप भारत परिषद अधिनियम 1892 में ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीयता और जनजागृति के जनक। जो उदारवादी थे वो भारतीय राष्ट्रीयता और जनजागृति के जनक थे। कैसे? कांग्रेस के कार्य का लोक शिक्षण के लिए बहुत बड़ा महत्व था। सार्वजनिक कार्यों में दिलचस्पी लेने वालों की संख्या धीरे धीरे कांग्रेस के कारण बढ़ रही थी और राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर जनमत तैयार हो रहा था। तो सरकार के कार्यों पर ध्यान रखा जाता था और राष्ट्रीय आंदोलन विस्तृतों के जन आंदोलन के रूप में परिणित हो रहा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भारतीयों की राजनीतिक शिक्षा। अब जो उदारवादी आंदोलन था उसने भारतीयों को राजनीतिक रूप से शिक्षित किया। कैसे किया? देखिए, व्यक्तिगत स्वाधीनता, प्रतिनिधियात्मक संस्थाएं, आर्थिक और सामाजिक सुधार, सुशासन की मांग, पूर्ण स्वाधीनता, ये सब प्राप्त करने की दिशा में उदारवादी आंदोलन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका और आधारशिला हमें प्रदान कर दी थी, जिससे कि आगे के आंदोलन को दिशा और गति मिली। तो इस प्रकार से ये था इसका योगदान, जिसकी वजह से भारतीय लोगों में बहुत सी समस्याएं और कठिनाइयों के विरुद्ध जन जागृति पैदा हुई। उदारवादी आंदोलन के बारे में कहा गया कि प्रारंभिक कांग्रेस ने राजभक्ति की प्रतिज्ञाओं, नरम नीति, आवेदन ही नहीं अपितु बहुत सारे प्रार्थना पत्रों के बावजूद भी उन दिनों में राष्ट्रीय जागरण, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने और सामान्य जनता में राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण करने में बहुत कठिन परिश्रम किया था। तो ये था उदारवादी आंदोलन। नेक्स्ट में हम एक्सट्रीमिस्ट, चरमपंथी या जिसे गर्मपंथी भी कहा जाता है, वो आंदोलन, उसकी कार्यप्रणाली, सिद्धांत व आंदोलन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।